भाई सारा किसान आज बड़ा गजब का बारूद बन के मैदान में था। उसी के बारे में बता रहा हूँ। लाइव शुरू होने दो एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूँ आप सबके सामने। और आज मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहने आया हूँ, और वो ये कि अक्सर हरियाणा में बात चलती थी तो खुसफुसाहट ये होती थी कि भाई रोहतक वाला जाट या रोहतक का किसान एनडी है, हिसार वाला किसान एनडी है, जींद वाले एनडी हैं, कौन सा देहात ज्यादा धाकड़ है, ये बातें होती थी। लेकिन आज हिसार के किसानों ने साबित कर दिया कि हिसार का किसान शेर है, हिसार का किसान फुद्दू नहीं है, हिसार का किसान बारूद है, हिसार का किसान बजरंग बली का अवतार भी है। और वहम दूर कर दिया आज पूरे हरियाणा के लोगों का। जब भी कोई बात चलती थी हिसार के लोगों को कम आंकते थे। आज हिसार के किसानों ने साबित कर दिया कि कम नहीं है, फालतू बेशक होंगे, कम नहीं है किसी से भी। हिसार का किसान किसी जिले के किसान से, हिसार का किसान फालतू बेशक पा जाएगा लेकिन कम नहीं पाएगा किसी चीज में। तो सभी हिसार के किसानों को मेरा सलूट, जय हो तुम्हारी। सभी किसान भाइयों की जय हो। आज महसूस हुआ कि बुज़दिल नहीं है हिसार का किसान। अपने हकों के लिए लड़ना और विरोध जताना गलत बात के लिए आता है हिसार के किसान को, कम नहीं है किसी से भी। आज दुष्यंत आया था हिसार में, गलत फहमी में था वो। दुष्यंत को लगा कि पानीपत में मैं घूम आया, पानीपत में घूम आया, पानीपत में तो किसानों ने मेरा विरोध नहीं किया, तो हिसार वाले भी नुएल बकवास पाएंगे। फुद्दू मान गया सारे हिसार के किसानों को और पूरे चौड़े में लाव लश्कर के साथ एयरपोर्ट पे उतरा। लेकिन हिसार के किसान ने सुबह ही एयरपोर्ट घेर लिया और ऐलान कर दिया कि हमारी लाशों से ऊपर होके निकलेगा दुष्यंत या प्रशासन। जब तक जिंदा है तब तक दुष्यंत को तो हिसार में नहीं बढ़ने देंगे। ये हिसार के किसानों की स्टेटमेंट थी जो मैंने लाइव पे सुनी। आर्मी बुलानी पड़ी। 5 जिलों की पुलिस थी, 5 जिलों की पुलिस। खौफ देखो प्रशासन में, एक जिले की पुलिस से तो काम नहीं चला। 5 जिलों की पुलिस बुलानी पड़ी, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलानी पड़ी जो रिजर्व में होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और कमांड एरिया में, और आर्मी कैंट से बुलानी पड़ी। एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा फोर्स थी। लेकिन मैं लाइव सुन रहा था कई भाइयों के, बहुत से फेसबुक पत्रकारों ने आज मेहनत की है, जिसमें एक विपिन खुराना भी है, बीबीएन भारत ब्रेकिंग न्यूज ऐसे कोई चैनल है उनका। दिखा रहे थे लाइव सब कुछ, बता रहे थे कि किसान इतनी बड़ी तादाद में आज हिसार का जागरूक होकर खड़ा हो गया कि पुलिस कम पड़ रही है। मेरी नजरों में कहीं ना कहीं, मैं सच बताऊं, मेरी नजरों में कहीं ना कहीं एक वहम था मेरे मन में, या पता नहीं अज्ञानता थी, मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा शब्द क्या यूज करूं। लेकिन मुझे यूं था कि भी हिसार वाला ना थोड़ा सा दब्बू है रोहतक के किसान के मुकाबले में जब बात आएगी। मेरे मन में कुछ ऐसा था। लेकिन आज मैंने पिक्चर देखी है ना एयरपोर्ट वाली, उस
फिल्म को देख के मेरा वहम दूर हो गया। मैं जय बोलता हूं हिसार के किसानों की, हिसार के किसान भाइयों की, मेरा वहम दूर हो गया। कम नहीं है किसी भी मामले में। शायद आज रोहतक, जींद और बहादुरगढ़ साइड के किसानों में थोड़ा सा हीन भावना आ गई होगी हिसार के किसानों का तेवर देख के। गजब इज्जत बचा ली। मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तियों को आज मैंने एयरपोर्ट पर देखा, मैं हैरान रह गया कि अरे ये भी जागरूक होके आज एयरपोर्ट पे विरोध करने पहुंचे हैं। ये लोग तो कभी चू भी नहीं करते थे, मरी हुई लाश की तरह थे, अपने हकों के लिए बोलना तक इनको नहीं आता था। वो लोग भी आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। सच बताऊं, मैं भी जाना चाहता था, पर फिर समझ ये नहीं आया कि कहां जाएं, क्या करें। मतलब थोड़ा सा मैं हिचक गया, मैं नहीं जा पाया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत बड़ी तादाद में आज हिसार के किसानों ने सरकार को चेताया कि वाकई गलत कर रही है सरकार। और तो और आज जो ताई इंद्रो, जिसको लेके डायलॉग बाजियां चली थी कि दुष्यंत कह रहा है कि मैं ताई इंद्रो की 5100 पेंशन कर दूंगा, वो ताई इंद्रो भी आई हुई थी। मतलब हैरानी की बात तो यह कि वो ताई इंद्रो भी आई हुई थी और वो भी विरोध कर रही थी दुष्यंत का। और फिर एक और कांड हुआ आज एयरपोर्ट पे। स्टार प्रचारक है कोई जेजेपी का, उसने अपनी खोपड़ी के बाल गोल्डन गोल्डन कर रखे हैं। वो कुछ बकवास करने लगा तो आज उसकी भी ठुकाई हुई बढ़िया वाली। और सच बताऊं, ये आज होना क्या चाहिए था कि दुष्यंत एयरपोर्ट पर आया था, मोस्ट वेलकम, उसे किसानों से बात करनी चाहिए थी। किसानों के एक डेलीगेशन को बुला लेता कि भी 10-20 किसान आ जाओ, किसान भाई आ जाओ और बात कर लो। बात हो जाती और विरोध प्रदर्शन हो जाता, किसान अपना विरोध जता के चला जाता। लेकिन पता नहीं कैसी बुद्धि या क्या सलाहकार थे, दुष्यंत 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे घिरा हुआ बैठा रहा। और फिर एक चालबाजी सी चली प्रशासन ने, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर फटाफट उड़ा, एचएयू में उतरा और मतलब इस तरह से भाजम भाज हो गई। अर्बन स्टेट पे यूं था सबको आज के भी अर्बन स्टेट पे दुष्यंत पहुंचेगा कोठी पे हिसार में, तो सारे किसान कोठी पे पहुंच गए। वहां पे दुष्यंत गया ही नहीं, उसको पता था मामला ज्यादा गंभीर हो जाएगा। वो अपना हेलीकॉप्टर में उड़ गया एचएयू से ही वापस, पता नहीं गुड़गांव गया, चंडीगढ़ गया। लेकिन लाइव पे देखा है मैंने, और वो लाइव शेयर भी कर रखा है मैंने। उस लाइव में अर्बन स्टेट में पुलिस ने आज आंसू गैस के गोले छोड़े किसानों पे और किसानों पे लठ भी मारे। ये बहुत ही गलत बात है और पूरे किसान समाज में, कौम में गुस्सा है इस बात के लिए कि निहत्थे किसानों पर लठ चलाने की नौबत क्यों आई आज अर्बन स्टेट में। आंसू गैस के गोले किस लिए छोड़ने पड़े जब वहां पर दुष्यंत भी नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है किसी प्रकार का, और किसान खड़ा है चुपचाप दुष्यंत के इंतजार में, तो उन पे आपने हथगोले किस लिए छोड़ दिए ये आंसू गैस के? आपको लठ क्यों चलाने पड़े किसानों पे? तो ये चीजें गलत हैं जिनका बुरा माने बैठा है आज किसान समाज। मीडिया की आज कमी बिल्कुल नहीं खली। टीवी वालों ने तो बिल्कुल भी खबर नहीं दिखाई कि कितना ज्यादा मामला उत्तेजित हो चुका है हिसार के अंदर। उबाल पे था आज मामला, टीवी वालों ने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन फेसबुक लाइव इतने ज्यादा चले, हर किसान भाई ने मतलब 150 लाइव तो जरूर चले आज, और उन लाइवों की वजह से
एक एक पल की घटना जो है, एक एक पल को हम देख पाए। तो धन्यवाद फेसबुक का कि लाइव के माध्यम से आज पूरा घटनाक्रम हमने देखा। इतनी ज्यादा बेइज्जती आज बिना बात दुष्यंत ने अपनी करवाई है। उसको गलतफहमी हो गई, उसे लगा पानीपत में लोगों ने विरोध नहीं किया तो हिसार वाले भी फुद्दू निकलेंगे, बोलेंगे ही नहीं, और तू सबके ऊपर हाथ फेर के चला जाइए और कह दियो देखा घुमाया ना हिसार में। एक चीज और भी थी शायद दुष्यंत के दिमाग में कि मनोहर लाल खट्टर जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था करनाल में, कलरम में, वो जो भी गांव था। तो मनोहर लाल खट्टर जी की उसमें कच्ची हुई और सारे प्रदेश में ये हुआ, मैसेज गया कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया किसानों ने। उस वक्त किसानों को गुंडे की संज्ञा दे दी गई कि ये कुछ गुंडे हैं जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना चाहते। तो दुष्यंत आज मनोहर लाल खट्टर को भी चैलेंज कर रहा था। वो खट्टर को भी दिखाना चाहता था कि देखो खट्टर साहब, आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा लेकिन मेरा हिसार में उतरा और मैं हिसार में चौड़े में सारा काम करके वापस से जा रहा हूं। तो वो भी वहम था दुष्यंत के मन में, जिस वजह से हिसार आया हो। काम कुछ नहीं था उसका हिसार में, उसने सिर्फ मनोहर लाल खट्टर को यह दिखाना था कि हमारी जेजेपी या हमारी आज भी पैठ बरकरार है। लेकिन पोल खुल गई। ये तो एयरपोर्ट पे पुलिस थी जो बचा लिया। अगर ये गांव में चले जाए ना, बीजेपी और जेजेपी के विधायक खुले में बिना पुलिस की सिक्योरिटी और आर्मी के बगैर, तो मैं सच कह रहा हूं गांव वाले उधेड़ दें इन्हें, पाड़ पाड़ के खा जाए पुड़के मार मार के। इतना गुस्सा है लोगों में। और फिर कुछ जेजेपी के चमचे आज दुष्यंत की पैरवी में क्या बयान दे रहे हैं, कानून तो केंद्र ने बनाया है। अरे कानून तो केंद्र ने बनाया है, लेकिन लागू तो किसानों पर होगा जो राज्यों में रह रहे हैं। कानून तो हरियाणा में लागू होगा, कानून दिल्ली में थोड़ी ना लागू होगा संसद भवन पे। एक डिस्प्यूट तो यही चल रहा है किसान का कि जो मैटर राज्य की सूची में है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट मैटर है। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट मैटर, स्टेट लिस्ट में है, राज्य की सूची में है कि राज्य ही कृषि को लेके कानून बना सकता है, केंद्र नहीं बना सकता। तो पहला डिस्प्यूट तो यही है कि केंद्र ने कानून कैसे बना दिया, जो अधिकार क्षेत्र राज्य का है, स्टेट के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को हनन केंद्र ने कैसे किया। सबसे पहला डिस्प्यूट तो यही है कि कानून केंद्र बनाने की इसमें अथॉरिटी ही नहीं रखता, तो केंद्र ने कानून कैसे बना दिया। उसके बाद सारी चीजें एक तरफ कर दो, जमीर भी तो कोई चीज होती होगी। अकाली दल ने बीजेपी से अपना अलायंस खत्म करा और गठबंधन खत्म करके पंजाब में अकाली दल जो है विरोध कर रहा है किसान बिलों का। उनकी सत्ता में भागीदारी थी, लेकिन अकालियों ने अपनी भागीदारी खत्म करी और आज बगावत कर रहे हैं बीजेपी की। तो क्या दुष्यंत के अंदर जमीर नहीं है कि एक सरकार जो जेजेपी के दम पर चल रही है, दुष्यंत उस बीजेपी के साथ अपना गठबंधन खत्म करके किसानों को कहे कि हां मैं तुम्हारे साथ हूं। किसानों को फीलिंग क्यों नहीं देता? कोई मजबूरी है, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, क्या खौफ है दुष्यंत के मन में जो वो बीजेपी के साथ लगा हुआ है। मतलब एक व्यक्ति साफ साफ, मेरे ख्याल से दुष्यंत को भी महसूस हो रहा होगा जो हम महसूस कर रहे हैं, कि जो ताऊ देवीलाल के नाम पे वोट मांगते थे, अगर भाई हम ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, हमें वोट दो। चौटाला परिवार हमेशा यही दलील देता है चुनाव के वक्त कि हम देवीलाल के वंशज हैं, हमें वोट दो। देवीलाल जी ने ये किया, देवीलाल जी ने वो किया, तो हमें वोट दो। चौटाला परिवार कभी ये जाके थोड़ी ना बताता है जनसभाओं में या गांव में कि हमने
कंडेला कांड भी करवाया था और किसानों के गोली मरवाई थी अपने राज्य में। ये थोड़ी ना कभी बताते हैं जाके। यही कहते हैं कि जी हमें ताऊ देवीलाल जी के नाम के वोट दो, हम उनके वंशज हैं और उनकी याद को जिंदा रखने के लिए हमें वोट देते रहो। जनता वोट देती है। तो आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि परिवार में कलह हुआ, फिर पार्टी दो फाड़ हुई, जेजेपी बन गई, इनेलो अलग हो गई। फिर ज्यादा लोग डॉक्टर अजय चौधरी जी के साथ जुड़े। ये कौन है? डॉक्टर मतलब दुष्यंत के पिताजी हैं अजय चौटाला जी। ज्यादा लोग जो हैं अजय चौटाला जी के साथ जुड़े हुए थे, तो लगभग सारी इनेलो टूट के जेजेपी में चली गई। अभय सिंह जी अकेले रह गए। अभय सिंह चौटाला जो है अकेले रह गए। सारे वर्कर, सारे नेता या तो बीजेपी में चले गए। अशोक अरोड़ा जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे वो कांग्रेस में आ गए, और जिनकी अभय चौटाला जी से नहीं बनती थी वे सारे वर्कर जेजेपी में चले गए। अब जेजेपी वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग गए, क्योंकि किसानों को अपना नेता भी तो चाहिए। तो परिवार खत्म किया, पार्टी के दो टुकड़े हुए। फिर एक छोटी सी चीज बची हुई थी जिस पे लड़ाई चलती थी इनेलो की और जेजेपी की, कि चौधरी देवीलाल का फोटो कौन लगाएगा, चौधरी देवीलाल के नाम के वोट कौन मांगेगा, किसको हक है, चौधरी देवीलाल का असली वारिस कौन है। तो वो लड़ाई भी अब इन 3 बिलों के चक्कर में, ये जो 3 काले कानून है इनके चक्कर में वो भी फाइनल हो गई। अब जो शर्म थी ना लोगों की आंख में ताऊ देवीलाल जी वाली, अब भाई ताऊ देवीलाल के वंशज है ये, वो शर्म भी खत्म हो गई। अब जाके कहो किसी गांव में कि हम ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, हमें वोट दो चौधरी देवीलाल के नाम के, कोई वोट दे दे तो मैं हेमंत फोगाट यहीं बैठा हूं, आगे पकड़ लेना मेरी गुद्दी। अब तू झूठ बोल रहा था। हरियाणा का किसान तो आज भी चौधरी देवीलाल के नाम के वोट दुष्यंत को या चौटाला परिवार को दे रहा है। कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल राजनीति खराब कर दी। चौधरी देवीलाल ने इमेज ये बनाई थी कि वो किसान हितैषी हैं और वो किसानों के हित की सोचते हैं। उन्होंने कई बार सत्ता ठुकरा दी सिर्फ इस चक्कर में कि भाई किसान का हित होता हुआ नहीं दिख रहा तो सत्ता छोड़ दी। कई बार मुख्यमंत्री बनने से और प्रधानमंत्री बनने से रह गए। तो ये त्याग था। लेकिन आज उन्हीं के वंशज क्या कर रहे हैं? सत्ता भोगने के लिए, मलाई खाने के लिए या किसी मजबूरी में आज वो किसानों के खिलाफ खड़े हैं। किसान जो चाहता है वो ये नहीं चाहते। तो आज हिसार के एयरपोर्ट पे क्या दिखा? आज हिसार के एयरपोर्ट पे हिसार का किसान शेर बनकर धाड़ मार रहा था कि जो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करेगा उसको विरोध सहना पड़ेगा। बारूद की तरह सुलग रहा था आज हिसार का किसान। पहली बार सुलगता हुआ देखा मैंने हिसार के किसान को। इतनी तरह से सुलगता हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे लगता था हिसार के लोग ठंडे हैं, हिसार का किसान बहुत ठंडा है। कई बार तो मन में यूं हो जाता था इस साइड की ब्रीड फुद्दू है, लेकिन नहीं, रोहतक वाले किसानों से भी खतरनाक किसान है हिसार का। आज देखा मैंने बारूद की तरह चसता हुआ। सबको सलूट है, सभी किसान भाइयों को। गजब। अपने हक के लिए बोलना बुज़दिलों का काम नहीं होता, शेर दिलों के ही बस की होता है। और वो आज करके दिखाया हिसार के किसान ने। महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, नेता भी थे, हर पार्टी का। अरे इनेलो और जेजेपी के नेता भी आज एयरपोर्ट पे घेराव करे खड़े थे दुष्यंत का। हैरानी तो इस बात की है, जो व्यक्ति डिप्टी सीएम बना हुआ है, जो व्यक्ति सीएम बना हुआ है, और वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर लेके अपने हलके में
या अपने प्रदेश की जनता के बीच में उतर नहीं सकता, धरती पे कदम नहीं रख सकता, वो किस एंगल से नेता है जनता का, या किस रूप में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये डाउटफुल हो जाता है। एक व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं दुष्यंत के बारे में कह रहा हूं कि वो दावा करता है कि मैं हरियाणा का सीएम बनूंगा और मैं जननायक हूं, मैं भावी सीएम हूं, मैं ये हूं, मैं किसानों का मसीहा हूं। गाने बना दिए उसके चमचों ने उसके लिए, और आज उसकी हालत ये है कि वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जिसको ये अपना वर्चस्व वाला इलाका बोलते हैं दुष्यंतर, उस जगह पे आज उतरने नहीं दिया दुष्यंत को। कितनी शर्म की बात है। क्या ये जननायक की पहचान है? क्या ये जननायक की पहचान है कि एक व्यक्ति अपने आप को जननायक बोल रहा है, और वो जिस क्षेत्र का जननायक अपने आप को बोल रहा है उस धरती पर वो कदम नहीं रख सकता, उसको फौज बुलानी पड़ रही है, आर्मी। किसी एक थाने की पुलिस नहीं, दो थाने की पुलिस नहीं, 5 जिलों की पुलिस डिप्टी सीएम को अपनी सुरक्षा के लिए बुलानी पड़ी आज। जब पुलिस के काबू सोता आता हुआ दिखा नहीं तो फौज बुलानी पड़ी, हिसार कैंट से आर्मी बुलानी पड़ी। ये जननायक की निशानी है, सोच के देखो आप सब। लेकिन जो भी है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता, अब सम अप कर रहा हूं मैं इस लाइव को, कंक्लूजन पे आ रहा हूं, कि अगर बीजेपी और जेजेपी के नेता ये सोच रहे कि ये किसानों का आंदोलन अपने आप ठंडा हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं सोच के। अभी तो ये ट्रेलर था। 5-10 हजार किसान आज एयरपोर्ट घेरे खड़े थे। ये तादाद 5 या 10 हजार किसानों की इसलिए थी क्योंकि किसान कटाई में बिजी है, अपनी मंडियों में गेहूं लेके जाना है उसको बेचने के लिए, वो थोड़ा सा वहां पर भी लगा हुआ है। मई के महीने में देखना, जब ये किसान अपनी कटाई से और फसल बेच के फारिग हो जाएगा, तब आप देखना। ये शांत होने वाला आंदोलन नहीं है, क्योंकि ये जो 3 कानून बने हैं, ये 3 कानून किसानों की कृषि के ऊपर अटैक है सरेआम। अब एग्जाम्पल दे देता हूं जो इस बात को सोच रहा हो कि हेमंत फोगाट कैसे कह रहा है कि किसानों की खेती पर अटैक है इन 3 कानूनों से। लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं आज की तारीख का। कल मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टीवी पर सबने देखी। उसमें उन्होंने डींग मारी अपनी, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, किसानों को 3 दिन में पैसा देंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। और साथ में उन्होंने क्या कहा कि सरसों की खरीद हम एमएसपी पर नहीं कर रहे। अब किसी ने पूछा जी सरसों की खरीद आप एमएसपी पे क्यों नहीं कर रहे? मैं ये जो बात बता रहा हूं वो इस बात पे बता रहा हूं कि 3 काले कानून किस तरह खेतीबाड़ी को, कृषि को प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में फंसा देंगे, चुंगल में फंसा देंगे। इसी बात को समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, खट्टर साहब वाला। चिंतन करना इस बात के ऊपर, हल्की बात मैं नहीं करता कभी। आज ये कहकर सरसों की खरीद नहीं की जा रही है एमएसपी पर कि जी बाजार में प्राइवेट भाव ज्यादा है, सरकारी एमएसपी से बाहर प्राइवेट बाजार में सरसों का ज्यादा भाव मिल रहा है, इसलिए सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं करेगी सरसों की। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप भी अभी सुन के कहोगे कि भाई वाह सरकार बहुत अच्छा कर रही है, एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही सरसों की क्योंकि सरसों का भाव ज्यादा है। अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या सभी किसानों को बाहर प्राइवेट मंडियों में या प्राइवेट व्यापारियों से अच्छा भाव मिला? और मान लो किसी किसान भाई को प्राइवेट कंपनी में के द्वारा या खुले बाजार में, बाहर प्राइवेट बाजार में, मतलब मंडी से बाहर वो अपनी फसल नहीं बेच पाता सरसों की,
तो वो कहां जाए? सरकार ने तो कह दिया हम तो एमएसपी पे नहीं खरीद रहे, बाहर ज्यादा ऊंचा भाव चल रहा है तो हम उतना भाव नहीं दे पाएंगे, तो किसान अपनी सरसों की फसल बाहर बेचे। तो मतलब सरकार की तो कोई लेनदारी देनदारी नहीं है ना सरसों के मामले में, ये तो क्लियर हो गई। अब मान लो कोई व्यक्ति, अब मान लो मैं हेमंत फोगाट अपनी सरसों नहीं बेच पाया बाहर, प्राइवेट खरीदार नहीं मिला मुझे, तो मैं अपनी सरसों लेके कहां जाऊं? सरकार ने तो पल्ला झाड़ लिया कि हम इस बार सरसों नहीं खरीद रहे एमएसपी पे, तो हेमंत फोगाट अपनी सरसों लेके कहां जाए? बाहर किसी ने खरीदी नहीं, सरकार खरीद नहीं रही, तो फिर क्या करूं? तो होना क्या चाहिए था कि बेशक बाहर प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट बाजार में मंडी से बाहर भाव ज्यादा मिल रहा है सरसों का, लेकिन सरकार को प्रावधान रखना चाहिए था कि अगर कोई किसान एमएसपी पर बेचना चाहे सरकार को, तो सरकार खरीदने के लिए तैयार बैठी है मंडी में, किसान का स्वागत है। तो यही है 3 काले कानून कि धीरे धीरे आप सबको, सभी किसानों को यह कह दिया जाएगा, जैसे आज सरसों के लिए कह दिया कि बाहर प्राइवेट में ज्यादा भाव मिल रहा है तो मंडी में खरीदनी होगी एमएसपी पे, सरसों से पल्ला झाड़ लिया। आज किसी को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर सरकार ने यह कह दिया कि गेहूं का भाव बाहर ज्यादा मिल रहा है, अंबानी अडानी ज्यादा कीमत दे रहे हैं गेहूं की, इसलिए इस बार सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही गेहूं की, उस साल क्या करोगे? मंडी का आड़ती क्या करेगा? मंडियां किस लिए रहेंगी फिर, जब सरकार हर फसल के लिए यह कह के पल्ला झाड़ लेगी कि बाहर बाजार में ज्यादा भाव मिल रहा है, हमारी एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहा है अंबानी अडानी के द्वारा, तो सरकार खरीद इस बार गेहूं की भी नहीं कर रही, सरसों की भी नहीं कर रही, बाजरे की भी नहीं कर रही, तो फिर मंडी क्या करेगी? मंडी को तो बंद करोगे 2, 4, 5 साल में। मंडी हो गई कि नहीं हो गई बंद? और जब मंडी बंद हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनी वाले अपने आप भाव को नीचे कर देंगे। ये तो सबको व्यापार का हथकंडा पता है कि जब कोई सरकारी सपोर्ट किसी चीज में नहीं रहती तो वहां पर प्राइवेट प्लेयर जो होते हैं अपनी मनमर्जी के भाव निश्चित करते हैं। सट्टा बाजार हो गया, गोल्ड बाजार हो गया, चांदी हो गई, इन सब के भाव तो शेयर बाजार की तरह ही चलते हैं। कोमोडिटी इंडेक्स जिसे आप बोलते हो, गवार हो गई, चना बाजरा, ये सब चीजें आज शेयर बाजार की तरह चलती हैं। तो जब अंबानी अडानी चाहेंगे 2 मिनट में बाजार गिरा देंगे। आज गोल्ड की क्या हालत हो रही है देख लो, कोरोना के टाइम में 56,000 58,000 10 ग्राम था। आज क्योंकि अमेरिका को जरूरत नहीं है इन चीजों की, तो खरीद बंद कर दी, डंप करना शुरू कर रखा है अपना गोल्ड बाजार में। तो गोल्ड जैसी चीज को पीट दिया। गेहूं, सरसों, बाजरा, चना तो चीज क्या है, सोच के देखो। जब गोल्ड जैसी चीज का भाव पीट दिया बड़े बड़े व्यापारियों ने और देशों ने मिलके, 60,000 तक पहुंच गया था और आज 42-43,000 पे आ गया है। तो गेहूं, चना, बाजरा, सरसम ये चीज क्या है? तो कुछ भी नहीं है। इनको तो 2 मिनट में जब चाहेंगे भाव गिरा देंगे, जब चाहेंगे बेचते वक्त बढ़ा देंगे, जब किसानों से खरीद नहीं होगी तब भाव घटा देंगे। लेकिन अगर मंडी हो तो क्या ये इस तरह की करतूत कर पाएंगे? सोच के देखना। खैर, अब मैं अपने लाइव को समाप्त करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसान भाइयों को तब तक पीछे नहीं हटना जब तक तीनों कानून रद्द ना हो जाएं। अगर कोई किसान नेता भी ये कहे कि तीनों कानून रद्द नहीं हो रहे और आंदोलन खत्म करो, या हम सरकार की कोई शर्त मान रहे हैं आंदोलन खत्म कर दो, तो आंदोलन खत्म नहीं करना जब तक 3 कानून रद्द ना हो जाएं। ये मैं हर भाई से रिक्वेस्ट करता हूं। एमएसपी पे अब अभी तक क्या हो रहा है, आज तक क्या हो रहा है? हर साल एमएसपी पे खरीद करने का
एक एहसान टेका जाता है किसान पर। किसान को हर साल ये कहा जाता है कि एमएसपी पे गेहूं की खरीद होगी। अरे कानून अब मतलब एक एग्जांपल इसके ऊपर भी मैं देता हूं। कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है, किसी का कत्ल करता है, तो उसको पता होता है कि तुझे 302 के तहत सजा होगी और तू फांसी भी मिल सकती है और तुझे उम्र कैद भी हो सकती है। कन्फर्म पता होता है उसे कि अगर तू किसी का कत्ल करेगा तो तुझे 302 के तहत फांसी हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। पता होता है ना, कन्फर्म। तो अगर एमएसपी पे कानून होगा तो क्या मनोहर लाल खट्टर को या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर साल ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि किसी भी किसान भाई को घबराने की जरूरत नहीं है, हम इस साल एमएसपी पर खरीद करेंगे? नहीं कहने की जरूरत, क्योंकि हर किसान को पता होगा कि एमएसपी पे कानून बन चुका है और तेरी फसल खरीदने के लिए सरकार बाध्य है। या एमएसपी पर ही खरीद पाएगा कोई, अगर नहीं खरीदेगा तो उसको सजा होगी। तो अभी तक तो सरकारें एहसान करती हुई आ रही हैं किसान पे, एहसान करती हैं हर साल कि हम किसानों की फसल एमएसपी पे खरीदेंगे। अरे एहसान क्यों लेना है किसान ने? कानून जब एमएसपी के ऊपर बन जाएगा तो कोई मुख्यमंत्री क्या हिम्मत कर पाएगा ये कहने की कि मैं तुम्हारी फसल एमएसपी पे खरीदूंगा? है किसी माई के लाल में हिम्मत जो फिर किसान को ये कह दे? किसान कहेगा तू क्या हमारी फसल खरीदने के लिए आश्वासन दे रहा है? हमारी फसल खरीदने के लिए तो कानून बना हुआ है, कानूनन हमारी फसल खरीदी जाएगी और वो भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। तो कानून बनने से किसान का स्टैंड बनेगा। तो कानून इसलिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति अपना एहसान ना चेप पाए किसान के ऊपर। एमएसपी पे कानून के लिए लड़े और तीनों कानून रद्द कराने के लिए लड़े, क्योंकि जो 400 किसानों की शहादत हुई है वो इस बात के लिए नहीं हुई कि किसान अब जब चाहे फिर आंदोलन खत्म कर दे बिना मांगे पूरी हुए। जब किसी किसान ने अपनी शहादत दी होगी तो याद करो उसकी फीलिंग्स को कि उसने किन भावों में शहादत दी है। भाई इतनी सी बात कहने आया हूं। हिसार के किसान एक नंबर के निकले आज। मेरी नजरों में तो हिसार का किसान सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा जोशीला, सबसे ज्यादा अपने हकों के लिए लड़ने वाला, और मेरे लिए तो हिसार का किसान आज बजरंगबली का अवतार है। क्योंकि जिस तरह से हिसार के किसानों ने अपना हक लेने के लिए या अपने हकों को बचाने के लिए आज विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि हिसार का किसान कर देगा। तो सभी हिसार के किसान भाइयों को मेरा सलूट, और अपने इस जज्बे को कायम रखना, बनाए रखना। और आज दूसरे जिलों के किसानों को भी एक शिक्षा मिली होगी कि अपने हकों के लिए कैसे लड़ना है। जब कोई पूछता होगा जींद में, रोहतक में, झज्जर में, भिवानी में, सिरसा में, एलनाबाद में, कालका में, कि अपने हकों के लिए कैसे लड़ते हैं, अपने हकों को बचाने के लिए विरोध कैसे करते हैं, तो उन इलाकों में बड़े बूढ़े के कहते होंगे कि जैसे हिसार के किसान ने दुष्यंत का विरोध किया वैसे करते हैं। तो मिसाल बन गई है आज हिसार के किसान, आज मिसाल बन गए हैं। अब वैसा जज्बा पैदा करो जैसा हिसार के किसानों में जज्बा है, वैसे बनो जैसे हिसार वाले हैं। तो हिसार वालों ने आज वो मिसाल कायम की है। हर हिसार के किसान को मेरा सलूट। बहुत गजब अच्छा लगा। रोहतक तक, झज्जर तक, भिवानी तक, कालका, एलनाबाद, सिरसा, हर जगह मैसेज चला गया है कि हिसार का किसान बारूद है और बजरंगबली का अवतार है, अपने हकों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगा। अब लाइव समाप्त करता हूं।
जिस जज्बे में हो उस जज्बे में ही रहना, अपने जज्बों को और अपने हौसलों को कम मत होने देना, इतना सा बस एहसान कर देना। और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो आप, इसलिए आपको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आनंदमय रहिएगा, प्रसन्नचित रहिएगा। लाइव अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ये एक आहुति होगी किसानों के हक की लड़ाई में, बस इतना सा एहसान कर देना, क्योंकि मेरी ताकत आप सब हो। अब मैं लाइव समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भगवान आप सबको खूब बरकत दे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। सारे हिसार के किसानों की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू।